किसान भाइयों नमस्कार। कृषि संबंधित जानकारियों और विशेषज्ञों की सलाह के साथ एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली जानकारियों से आप अधिक से अधिक लाभ लें, यही हमारा प्रयास रहता है। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देसी कपास बीजों को बढ़ावा देगी सरकार। प्रदेश में 2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की संभावना। बांस की खेती से मिलेगा रोजगार। हल्दी गुणकारी औषधि और फसलों को दीमक से बचाएं। बीटी कपास बीजों के दाम पर नकेल कसने के बाद अब भारत सरकार ने किसानों को बीटी पर निर्भरता खत्म करने के लिए कवायद शुरू की है। गत मार्च में कॉटन सीड्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जारी करने के बाद सरकार ने इस साल बड़े पैमाने पर कपास की घरेलू किस्मों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। 2002 से पहले कम से कम 25% क्षेत्र में देसी बीजों के जरिए कपास की खेती होती थी। मंत्रालय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को पहले ही कीट हमले से बचाव के लिए सुझाव गए देसी बीजों के इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी कर चुका है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा है कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ टन होने की संभावना है। उन्होंने कहा है यह सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी, खेत में बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत किस्मों के बीजों की बोनी तथा विभिन्न एजेंसियों में बेहतर समन्वय के कारण संभव हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का मानना है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बांस की खेती को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीणों को क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तथा गांव और शहरों की ओर पलायन पर भी रोक लगेगी। श्री गडकरी इंदौर में पहले विषय बांस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और विकास प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यह भी देखना होगा कि विकसित बनाने के लिए प्राकृतिक संपदा और हरियाली प्रभावित न हो। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि भारत में बांस की 137 से भी अधिक प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिससे लगभग 1500 विविध उपयोग होते हैं। विश्व बांस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बांस को कृषि उत्पादन का दर्जा देने और बांस की राजधानी बनाने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि बांस से बनाए जाने वाले उत्पाद के विक्रय की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हल्दी की अल्पकालीन प्रजाति हेतु मई के दूसरे पखवाड़े एवं मध्यकालीन प्रजातियों में जून के पहले सप्ताह तथा दीर्घकालीन प्रजाति जून और जुलाई के मध्य बुआई करते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो वहां हल्दी को अप्रैल मई माह में लगाया जा सकता है। हल्दी की बुआई के लिए 2 आंख वाले 25 ग्राम वजन के स्वस्थ कंद वाली गांठों को उपयोग में लिया जाता है, जिसके लिए मात्र कंद भी उपयोग किए जा सकते हैं। 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 10 से 15 कुंटल बीज पर्याप्त होता है। दीमक केवल फसलों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज की दुश्मन है। खेतों की फसल के अलावा घरों में कीमती फर्नीचर सभी को दीमक प्रभावित करता है। ग्रीष्मकाल में दीमक के पमीठों को ढूंढकर उसको नष्ट करने का कार्य अच्छी तरह से किया जा सकता है। फसल के लिए भूमि उपचार बुआई पूर्व क्लोरोपाइरिफास 20 cc 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क कर भूमि में मिलाएं। बुआई पूर्व बीजोपचार भी किया जा सकता है। इसके लिए क्लोरोपाइरिफास 20 cc 150 लीटर 4.85 लीटर पानी के घोल में 100 किलो बीज का उपचार किया जा सकता है। पक्के फर्श पर 100 किलो गेहूं जो बिछाकर उस पर उक्त घोल को छिड़कें और ठीक से मिलाएं। उपचारित बीज को रात भर फर्श पर सूखने दें। इसके बाद ही उसका उपयोग बोने के लिए किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का उपज के मंडी भाव की। बड़वानी में मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल।
खेतिया में न्यूनतम भाव रहा 1050 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1250 रुपये प्रति क्विंटल। बिछिया में जहां न्यूनतम भाव रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल। अंजड़ में न्यूनतम भाव रहा 1250 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1330 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करेंगे गेहूं उपज के मंडी भाव की। भिंड में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1455 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल। अजयगढ़ में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल। बड़वानी में न्यूनतम भाव रहा 1530 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल। अलीराजपुर में जहां गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1590 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करेंगे अरहर उपज के मंडी भाव की। भिंड में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 5100 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 5500 रुपये प्रति क्विंटल। बिछिया में न्यूनतम भाव रहा 6000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी रहा 6000 रुपये प्रति क्विंटल। डिंडोरी में न्यूनतम भाव रहा 7000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी रहा 7000 रुपये प्रति क्विंटल। अलीराजपुर में जहां न्यूनतम भाव रहा 7800 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 7900 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फसलों के साथ साथ यदि आप उद्यानिकी फसलें लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। उद्यानिकी फसलें इस समय हमारे कृषक लगाए हुए हैं और ग्रीष्मकालीन उद्यानिकी में इस समय कौन कौन से सामयिक कार्य करें जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आइए इसी विषय पर हम जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ राजेंद्र प्रसाद शर्मा से। किसान भाइयों, इस समय जैसे आपके खेतों में किसान भाई, कुछ किसानों के यहाँ फूलों की और सब्जियों की फसलें पूर्व से लगी हुई हैं, उनके विशेष देखरेख की आवश्यकता है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पर्याप्त सिंचाई करें। यदि सिंचाई की सुविधा नहीं है तो ड्रिप इरिगेशन से किसान भाई अपने सब्जियों को और फूलों की खेती में पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, ख़ास तौर से विशेष रूप से ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिन किसानों के बगीचे लगे हुए हैं, ख़ास तौर से जैसे अभी इस समय नींबू है, तो नींबू जो फलदार पौधा है उसका इस समय हम बढ़िया थाला बना दें, उसकी मल्चिंग करें, उसकी गुड़ाई करें और ज़मीन में थालों के अंदर दरार नहीं पड़ना चाहिए। ख़ास तौर से मिट्टी भुरभुरी रहनी चाहिए, जिससे पानी आप दें तो नीचे अंदर तक ना जाए और पौधों की जड़ों के पास बना रहे। उसके ऊपर थालों में पर्याप्त गुड़ाई करने के बाद मल्चिंग कर दें। मल्चिंग कई प्रकार से की जा सकती है। ख़ास तौर से तो जो जैसे हमारे घास कचड़ा जो होता है, इसको थाले के ऊपर ढक दें तो जो बाहर की जो गर्मी है वो हमारे पौधों की जड़ों के उसमें नहीं जाती है और पौधा सूखता नहीं है। दूसरा,
किसान भाई इस समय विशेष देख रहे हैं कि ये है कि ख़ास तौर से जो पौधा हमने पिछले साल बगीचा लगाया है, पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, किंतु तेज़ धूप से उसके पौधे पत्ते जलने लगते हैं। ख़ास तौर से उसके लिए हमको किसानों को खस या घास की टटियाँ बनाना चाहिए और उसके चारों तरफ पौधे के ऊपर लगाना चाहिए। पानी का विशेष रूप से ध्यान रखें, बिना पानी के कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए किसान भाइयों को बगीचे में जो पौधे हमने लगाए हैं उनकी या तो हम ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करें या फिर जो है उसको, यदि आपके पास फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, पानी बहा के आप दे सकते हैं, तो बढ़िया भरे बना लें और बरहा पद्धति से आप पानी दे सकते हैं और उन भरों में भी आप फूलों की रोप लगा सकते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई इस समय कई किसानों की जो प्याज की फसल है वो कुछ थोड़ी लेट लगी होगी, तो उसको भी आप निकालने का काम करें। उसके साथ साथ प्याज का भंडारण ये बहुत ज़रूरी है। जो फसल आपकी निकलती है उसका भंडारण आप अच्छी तरह से करें ताकि आपको समय पर अच्छे से अच्छा आय अर्जित हो सके। किसान भाइयों, खास रूप इस समय जैसे मान लीजिए आपकी पपीते की फसल भी है, पपीते की फसल भी कई जगह अच्छे फ्रूटिंग पे है, तो तेज़ धूप के कारण पपीते का पौधा भी जो है उसका फल जलने लगता है। ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि या तो हम जितनी पौधे पे फल लगे हुए हैं उसके ऊपर कपड़े से ढक दें उसको, जिससे कि डायरेक्ट जो धूप है उसको ना लगे। पानी का उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एक और हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे आपके अमरूद का बगीचा इस समय लगा हुआ है, कई किसान क्या करते हैं कि इस समय भी अमरूद के पौधों में पानी देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें की पौधा नई पत्तियों, कलियां और शाखाएं छोड़ता है और फूल आने लगते हैं, फल लगने लगते हैं, जो कि बरसात में जाके उसकी फसल का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये चाहिए कि गर्मी में अमरूद के पौधों में बिल्कुल पानी ना दें, बिल्कुल उनको ड्राई कर दें, उनको पत्ते झड़ने दें, डिफोलिनेशन होने दें और नई ब्रांच यदि उसकी छोटी छोटी आती हैं, शाखाएँ आती हैं, तो उनकी हम कटाई छटाई करें। इसी तरह नींबू में भी जो ब्रांच पतली पतली सूख जाती हैं उसको हमेशा काटते रहना चाहिए, नींबू में खास तौर से। अमरूद में भी ये ध्यान रखें कि इस समय बिल्कुल पानी ना दें और उनकी ब्रांचों की कटाई छटाई करें। दूसरा, किसान भाई हमारे को विशेष रूप से आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे अभी आम है, आम के फल झड़ रहे हैं या जो है तेज़ हवा के कारण भी झड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं करते हैं, तो फल झड़ते हैं, हम सोचते हैं कि अपने आप ही झड़ते हैं। अपने आप कोई भी पौधा का फल नहीं झड़ता है, चाहे कटहल हो या आम हो। पौधों में पोषक तत्वों की कमी के कारण फल झड़ जाते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पौधे में पानी की कमी हो गई। जब पानी की कमी हो गई या पोषक तत्व की कमी हो गई, पौधा पर्याप्त अपने भोजन नहीं ले पा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका, या वायुमंडल में एकदम से गर्मी तेज़ पड़ी, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पानी ऊपर चला गया, जड़ों में पानी नहीं आया, तो पौधे के फलों झड़ने लगते हैं। तो ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से इस समय पौधों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, धूप से ना जलें। दूसरा ये कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यदि हमारे घर में रखे हुए हैं तो उनके ऊपर हम नेट लगा दें और उनको छायादार जगह पे हम रख दें। विशेष रूप से हमको इस समय चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों, चाहे सब्जी हों या फूल हों, इसकी विशेष देख रेख करना चाहिए। यदि किसान भाई के पास पानी कम है या मान लीजिए जगह कम है, तो उसको पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में बेमौसमी फसल या फूल या सब्जी उत्पादन करने का, विशेष रूप से ज़्यादा आय करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारे उद्यान के विभाग से भी आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ
देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, इस समय रबी की फसलें कट चुकी हैं और खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारे कृषक जायद की सब्जियों को लगाकर लाभ लेना चाहते हैं। जायद की सब्जियां कद्दू वर्गीय सब्जियां भी होती हैं और बहुत सारी फसलें होती हैं जिनमें यदि आप समय रहते कीट प्रबंधन कर लें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। इन सब्जियों में किस समय पर कैसे कीट प्रबंधन किया जाए, आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा से। ग्रीष्मकालीन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, इसका विशेषज्ञ हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि पवारखेड़ा में तकनीकी सहायक हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका कार्यक्रम में पहले तो हमें ये बताइए कि डॉक्टर साहब ऐसे मौसम में जो ग्रीष्मकालीन में सब्जियां कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जिससे किसान अतिरिक्त आय ले सके। चूँकि ग्रीष्मकाल में वर्मा जी बहुत सारी जो सब्जियां हैं किसान आमतौर पे लगाते हैं और अधिकतर सब्जियां ऐसी हैं जो ग्रीष्मकाल में लगभग सभी सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं और ख़ास करके जो कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियां हैं वो ग्रीष्मकाल में अच्छा उत्पादन भी देती हैं और ख़ास करके ग्रीष्मकाल में लगाई जाती हैं, जिनमें लौकी है, कद्दू है, गिलकी है, करेला है। ये सब सब्जियां जो है अधिकतर ग्रीष्मकाल में इनको लगाई जाती हैं। ख़ास करके एक और यहाँ पे वाटरमेलन, मस्कमेलन, जो तरबूज खरबूज की खेती भी हमारे किसान भाई जो नदियों के किनारे ग्रीष्मकाल में करते हैं और इसमें और जो प्रमुखता से जो होती है वो होती है दूसरी कद्दू वर्गियों के अलावा जो सब्ज़ी होती है वो है भिंडी। भिंडी ग्रीष्मकाल में काफ़ी क्षेत्र में लगाई जाती है और इसका काफ़ी खपत भी होती है ग्रीष्मकाल में भिंडी की। तो ये प्रमुखता से ये सब्जियां हमारे किसान भाई ग्रीष्मकाल में लगाते हैं और इनमें जो सबसे ख़ास बात है कि हमारे किसान भाई बाज़ार भाव अच्छा पाते हैं। ग्रीष्मकाल में जो अधिकतर सब्जियां जो हैं इनका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है उपलब्धता कम होने की वजह से, तो वो एक लाभकारी पहलू है उसका। जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि जैसे अभी सीज़न अभी उचित समय है, तो ऐसे में खेत की कैसे तैयारी करे किसान भाई, नर्सरी कैसे डेवलप करे और पौधों को ट्रांसप्लांट कब करे इसमें सब्जियों? देखिए, जैसा कि मैंने बताया ग्रीष्मकाल में कद्दू वर्गियों के अलावा भिंडी, साथ ही साथ बैगन, टमाटर, मिर्च ये सब भी लगाई जाती हैं। जो शीतकालीन बैगन, टमाटर, मिर्च थे वो लंबी अवधि तक जब किसान भाई लेते हैं तो वो मई जून तक उनको फसल उनकी लेते रहते हैं। फिर उसके बाद मई के बाद नई नर्सरी की तैयारी करके उसको अपने नए खेत की तैयारी करते हैं। परंतु जो कद्दू वर्गीय सब्जियों का लगाने का उचित समय ये चल रहा है इस समय, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए पहले खेतों की अच्छे से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद अच्छी पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए खेत में। आमतौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने घुरे की खाद जो है खेतों में डाल देते हैं, उससे कीटों का प्रकोप वहीं से शुरू हो जाता है, अर्थात वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, पच नहीं पाती वो खाद। तो सबसे पहले तो उसमें दीमक आ जाती है। दीमक आने से जो जैसे ही ये अपना नया पौधा या रोपित करते हैं या फिर उसको बीज डालते हैं खेतों में, तो जो अंकुर निकलते भी हैं तो जड़ों को दीमक काट देती है, तो वो वहीं पे नष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ पकी हुई खाद के साथ उसको अच्छे से मिट्टी में मिला दें। नमी पर्याप्त होना चाहिए उस समय जब आप अपने बीज लगा रहे हैं वहाँ खेतों में। कद्दू वर्गीय सब्जियों में इस बात का विशेष ध्यान रखें, लौकी, गिलकी, टिंडा ये जो सब्जियां लगाते हैं तो उनकी कतारों की दूरी कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए ताकि उनको फैलाव के लिए जगह मिले। यदि आप एज पे यानी बागड़ पे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कतार की दूरी कम कर सकते हैं। परंतु यदि बागड़ पे नहीं लगा रहे हैं, ज़मीन पे ही फैलने की स्थिति में आप लगा रहे हैं, तो आपको उसके लिए कम से कम 2 मीटर कतार की दूरी और 1 मीटर पौधे की दूरी होनी चाहिए ताकि उस अच्छे से फैलने के लिए उसको पर्याप्त जगह मिले, तो उसमें उत्पादन अच्छा देगी वो। क्योंकि कतारों की दूरी और पौधों की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है और खेत में छिटक के खाद देने से कोई मतलब नहीं आता। दूसरा क्या, खरपतवारों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, इसलिए जहाँ पर आपको खाद की ज़रूरत है वहीं पे दें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ जो किसान भाई अच्छे से प्रिसीजन फार्मिंग या उन्नत खेती शुरू कर दी जिन किसान भाइयों ने, तो वो खुद ही जो है
ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई पद्धति की तैयारी वो कर लेते हैं, परंतु यदि वो बहाव पद्धति से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं तो नालियाँ इस तरह से बने कि वो थाले से दूर होना चाहिए। जहाँ पे आप पौधा रोपित करने जा रहे हैं थाला वहाँ बनाना है और नाली आपकी पौधे से कम 1 फीट दूर होना चाहिए, ताकि सिर्फ पौधे तक नमी जाना चाहिए, ना कि जो है बहाव से पानी बहना चाहिए। तो बहाव पद्धति वाले के लिए हो गए। यदि वो टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई करेंगे आगे चल के तो उन्हें खरपतवार से भी काफ़ी अच्छा बचाव मिलेगा। अगली बात आ गई, ये तो आपने रोपे लगा लिए, अपने जो भी रोपे हैं रोपे लगा लिए, या तो बीज जहाँ पे डालने हैं बीज डाल दिए। अब बात आती है जो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सबसे ज़्यादा है खरपतवार का नियंत्रण। जी हाँ, वो ये मुख्य चीज़ होती है। मुख्य चीज़ है, खरपतवार काफ़ी उगते हैं और इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है किसानों का, और सब्जियों का बाज़ार भाव इतना हो जाता है कि वो उसका जो आर्थिक लाभ है वो कम होता जाता है जैसे जैसे बाज़ार भाव के चलते। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो आजकल पॉलीथीन से मल्चिंग होने लगी है, अर्थात यदि आप जहाँ जहाँ तक पौधे की रोपाई करी है उस जगह को छोड़ के बाकी जगह पे पॉलीथीन से मल्चिंग कर दें। यदि गरेड़ें बना के लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। खेतों में गरेड़ें बना लें, उठी हुई लगभग 15 सेंटीमीटर की उठी हुई गरेड़ें बना लें, और उसी गरेड़ में आप थाले के जहाँ जहाँ आपको थाले बनाने हैं उतनी जगह पे पॉलीथीन में छेद रखना है, बाकी गरेड़ को आपको पॉलीथीन से ढक देना है। इससे खरपतवार को उगने के समय नहीं मिल पाएगा। इससे खरपतवारों को उगने का जगह नहीं मिल पाएगी पर्याप्त, और पॉलीथीन के नीचे तापमान अधिक होने की वजह से जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे कार्यक्रम में संजीव वर्मा जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये थी हमारे कार्यक्रम में दी गई कृषि संबंधी जानकारियाँ। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ एक बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।